अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुद्दुस बट। आज के बुलेटिन में मैं आपके साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। और इस तरह के जो बुलेटिन आपके साथ शेयर करता हूँ, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ जो मार्केट की न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, उनको आपको एजुकेट करना उस हवाले से। मेरी आपने किसी भी इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना आपने। आज के बुलेटिन का आगाज़ करेंगे पीटीए की तरफ से एक यूँ समझें कि एक ताज़ा हवा का झोंका है। हमारे जो इदारे हैं, वो क्रिप्टो कम्युनिटी को डरा के उन्होंने बैठाया हुआ था। एक न्यूज़ आई है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, जो कि प्रो पाकिस्तानी एक वेबसाइट है। उनके अंदरूनी ज़राए से खबर आई है। आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एफआईए के जो साइबर क्राइम के हेड हैं सिंध के, उन्होंने पीटीए को रिक्वेस्ट किया, जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है, जो किसी भी वेबसाइट, किसी भी एप्लीकेशन, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म को वो बैन कर सकती है। यानी जो पाकिस्तानी है उसकी एक्सेस मोबाइल पे, कंप्यूटर पे उसको बैन कर सकती है। उसको रिक्वेस्ट की थी कि तकरीबन कितने इन्होंने 1540 वेबसाइट का डाटा पीटीए को एफआईए ने भेजा कि इनको आप बैन करें। आगे पीटीए ने क्या, ये प्रो पाकिस्तानी की जराए की खबर है, मेरी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ मैं न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। पीटीए ने इख्तलाफ किया है इस रिक्वेस्ट पे जो एफआईए ने की है। क्यों किया है? फॉर इमीडिएट बैनिंग वेबसाइट्स डीलिंग विद क्रिप्टो करेंसीज, यानी क्रिप्टो करेंसीज जो वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसको बैन करने से एतराज किया है। क्यों किया है? दे एडेड दैट पीटीए हैज सॉट एन ऑफिशियल, पीटीए जो हमारी आईटी और आईटी इंडस्ट्री है, आईटी की मिनिस्ट्री है, वहां से वो ऑफिशियल जो है वो स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। अगर वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी अगर पीटीए को रिकमेंड करेंगे तो वो लाजमी करेंगे। दूसरे लफ्जों में जो पीटीए है वो चाहता है कि इसको थॉरली स्टडी किया जाए, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इसके नतीजे हो सकते हैं। आगे मैं आपके साथ FIA has identified, like I already मैं आपको बता चुका हूं, they said that all websites can be blocked on the basis of State Bank of Pakistan circular number 3 of banking policy and regulation department of, they maintain that before a mechanism is put, इससे पहले कि हम कोई भी जल्दी में कदम उठाएं, हमें क्रिप्टो करेंसीज को विल नॉट बी शट डाउन इन कंट्री, हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ये एक ताज़ा हवा का झोंका हो सकता है। अगर आप ताज़ा हवा के झोंके की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट आपको 4-5 दिनों से काफ़ी बोर कर रही है। अभी भी जो आपको ग्रीन प्राइसेस नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली कोई आपको ये जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिसमें मोबॉक्स है, कॉस्मोस के टोकन या दीगर जो टोकन आपको नज़र आ रहे हैं, ग्रीन रंग दिखाते नज़र आ रहे हैं, कोई 5% 10% का गेन करते नज़र आ रही है, ये एक्चुअली गेन नहीं है। 5-6 दिन पहले इससे ज़्यादा इनकी प्राइसेस थी, लेकिन 4-5 दिन से जब से ये यूक्रेन और रशिया के आपस में टेंशन बढ़ी है, उससे मार्केट जो है वो थोड़ी टेंस थी। कल भी परसों भी मैंने आपको सारी अपडेट्स दी थी। तो मार्केट ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मूव, अभी जो बिटकॉइन की प्राइस की अगर आप की तरफ देखें तो ये प्राइस थोड़ी सी पंप की है। मार्केट में जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है इस हवाले से कि क्यों इसकी प्राइस जो है वो पंप की जा रही है, वो कनाडा की तरफ से न्यूज आई है। आपको याद है कि कनाडा में जैसे भारत में जो सिख थे, उन्होंने अच्छा खासा मतलब कई महीनों पे मुहित उन्होंने एहतजाज किया था। जो कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स हैं, उन्होंने एहतजाज का एक सिलसिला शुरू किया है, उसको भी मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट महीना से ज्यादा या महीने के करीब होने वाला है। तो वो एहतजाज जो है एक नेशन वाइड फैलता जा रहा है पूरे कनाडा में। तो कैनेडियन गवर्नमेंट को अच्छा खासा प्रेशर है। उन्होंने कल एक दो स्टेटमेंट्स दी, उस स्टेटमेंट की वजह से जो क्रिप्टो इंथ्यूजियस्ट हैं उनका मानना यह है, जो एनालिस्ट है उनका मानना यह है कि शायद उस स्टेटमेंट की वजह से बिटकॉइन की थोड़ी सी प्राइस में पंप आया। स्टेटमेंट क्या थी? उन्होंने कहा जी कि जितने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, उन सारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को भी ये कह रहे हैं कि वो हमसे लाइसेंस लेके तो क्राउड फंडिंग करें। तो ये एक तरह की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम है पैसे की एक्सचेंज की, उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। जब कभी इस तरह की एक्टिविटी नजर आती है तो उससे मार्केट में अच्छा खासा बूम नजर आता है। देखिए, जो बिटकॉइन है या दीगर क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनका मकसद ही ये है कि आप पैसे की लेन देन का जो मामला है उसे सेंट्रल बॉडी को साइड पे कर दें, क्योंकि सेंट्रल बॉडी जो है एट एनी टाइम आपके पैसे फ्रीज कर सकती है, वो एट एनी टाइम आपके पैसे को डी वैल्यू कर सकती है। जैसे कि अभी कनाडा की मिसाल है, कनाडा में पहले सबसे पहले क्राउड फंडिंग गो फंड के नाम से इस तरह का प्लेटफॉर्म था। वहां पे जो प्रोटेस्टर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए स्पॉन्सर्स ने फंडिंग की। जैसे ही फंडिंग उनके पास आई मिलियंस के हिसाब से, कैनेडियन गवर्नमेंट ने उस वेबसाइट को कहा जी इनके सारे फंड फ्रीज कर दो, उन्होंने फंड फ्रीज कर दिए।
अभी दोबारा उन प्रोटेस्टर के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने बिटकॉइन के जरिए ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिए। दूसरे लफ्जों में जो हुकूमती मामलात हैं उनमें अब प्रॉब्लम्स जो है आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू हो गई है कि अगर हुकूमत का पैसे की रेल पेल के ऊपर, पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो हुकूमती मामलात को चलाना जो है वो मुश्किल हो सकता है। ये है एक पर्सपेक्टिव। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है जो है पब्लिक का पर्सपेक्टिव कि भाई जो बंदा जिसके पास पैसा है, वैल्यू है, उसकी मर्जी होनी चाहिए कि उसको कहाँ पे यूज होना चाहिए। हाँ, अनटिल अनलेस वो इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं हो रहा। और बिटकॉइन की इन्वेंशन को आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जैसे ह्यूमन हिस्ट्री में पहिए की इजाद ने इंसान की जो इर्तकाई सफर है उसमें एक जाइंट लीप लिया, एक बड़ा कदम उठाया। इसी तरह क्रिप्टो मार्केट को, जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है उसको उसकी इन्वेंशन को कहा जा रहा है कि इंसानियत के लिए एक बड़ा लीप है। यानी इंसानियत आज से, जब से ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है, उस इन्वेंशन के बाद जितनी भी इंसान इर्तकाई मनाजल तय करेगा, जितनी भी तरक्की करेगा, उसकी सारी की सारी जो पिलर बेस है वो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के जरिए होगी। अब तक की जो सारी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से नो बडी नोस के आइंदा 10 सालों में, 20 सालों में कोई और टेक्नोलॉजी इमर्ज हो जो शायद क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को भी डिस्टर्ब करे। जैसे क्रिप्टो टेक्नोलॉजी हमारी रवायती जो सेक्टर्स हैं उन सबको डिस्टर्ब कर रही है, उन सबको रेवोल्यूशनाइज करने की तरफ जा रही है। और जिसको रेजिस्ट कर रहे हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, फिलहाल जो स्टेटस को है उसको रेजिस्ट कर रहा है, तो इसको व्हील के साथ किया जा रहा है। और मुझे नहीं मालूम आप में से कितने ऐसे अफराद हैं जिनको व्हील की इन्वेंशन से मुतल्लिक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा फूड फॉर थॉट है, इसके बारे में आप जितना सोचते हैं उतने ही आप नॉलेज गेन करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आपका आज से मतलब हजारों साल पहले, तकरीबन कहते हैं कि 4005, तकरीबन 5000 साल कबल अज़ मसीह सबसे पहले पहिए की इजाद की गई। उस इजाद के बाद इंसान ने सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट है अपनी, वो उसको अपना डेवलप किया, उसको रेवोल्यूशनाइज किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट के साथ एग्रीकल्चर, फिर एग्रीकल्चर के साथ साथ दीगर जो इंडस्ट्रीज हैं, दीगर जो सोशल हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, उन सारे स्ट्रक्चर को व्हील ने आके मतलब एक तरह का बूम दिया। और व्हील की वजह से आपको मॉडर्न आजकल इंडस्ट्री नजर आ रही है, उसकी जो बेस है, उसका जो मेन पिलर है वो व्हील है। मैं बताना ये चाह रहा था कि इमेजिन करें कि आप का वजन उठाने का जो टोटल आपकी ह्यूमन कैपेसिटी है वो है 40, यानी 1 मन आप वजन उठा सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर आपको 50 किलो का वजन उठाने के लिए कहा जाए, तो आप जो ह्यूमन इंड्योरेंस है, जो इंसानी बर्दाश्त है, वो आपको इतनी इजाजत देती है कि जितनी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे आप चंद गुना ज्यादा वेट उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा, 40 किलो आप उठा सकते हैं। अगर आपको 1 मन के लिए कहा जाए तो पीछे कोई रीजन दी जाए, आपको इमोशनली इतना स्ट्रांग किया जाए कि आप यू कैन डू इट। ये मोटिवेशन, आप उस मोटिवेशन की वजह से अपनी कैपेसिटी से 10 किलो ज्यादा वजन तो उठा सकते हैं, लेकिन उसको ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों भाइयों, व्हील ने आके यही चीज को रेवोल्यूशनाइज किया कि इंसान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे हो सकता है और वो वजन को कैसे ड्रैग कर सकता है। तो उस वजन को जितनी ज्यादा जो फ्रिक्शन है या हमारी जो ग्रेविटी है, जो कशिश शकल है, उसको इंसान ने मिनिमाइज किया व्हील के जरिए। उसको कशिश शकल को काउंटर करके उसने सोल्यूशन निकाला व्हील का। और आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ये सारा आगे मैं मजीद आपको बोर कर रहा हूँ। दूसरे लफ्जों में ये फूड फॉर थॉट है। इसको आप क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को सेम इसी तरह करें। इस वक्त जो इंसानी जरूरत है वो है पैसा, वैल्यू। इस वैल्यू की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी सिक्योरिटी है, उसको आके क्रिप्टो टेक्नोलॉजी ने डिसरप्ट किया और नए नए रास्ते दिखाए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है, कोई भी कंट्री जो है क्रिप्टो मार्केट को बैन कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। ये फाइंडर एक वेबसाइट है जहां पे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस को प्रेडिक्ट करते हैं। ये मैं इस वजह से आपके साथ शेयर करने लगा था। इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि इथेरियम की प्राइस इस साल के एंड तक जाएगी, तकरीबन इनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक, जो इनके एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि इस साल के एंड तक इथेरियम की प्राइस जो है ऑलमोस्ट $7,000 पे जाएगी। जबकि इन्होंने 2025 में जो इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्ट की है वो है $10,000।
और 2030 में इथीरियम की प्राइस इन्होंने प्रेडिक्ट की है ऑलमोस्ट 26,000 30,000 डॉलर के करीब। अब आप मैं आप सबसे कहूंगा कि आप में से जो मेरे से ज्यादा सूझबूझ रखने वाले हैं, क्रिप्टो मार्केट को समझने वाले हैं, आप अपनी ओपिनियन का इजहार करें। मेरा मानना यह है कि इसकी प्रेडिक्शन के पीछे दो इसको मुख्तलिफ एंगल से आप समझ सकते हैं। देखें, कहा यह जाता है कि मार्केट में बीटीसी का कोई कंपटीटर नहीं है। बीटीसी इज द ओनली क्रिप्टो करेंसी विच इज कंसीडर एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। कि अगर मार्केट में कोई भी ऐसी करेंसी है जो कि दुनिया के दीगर जो स्टोर ऑफ करेंसी के एसेट्स हैं उनको रिप्लेस कर सकती है, तो वो है बीटीसी। अब बीटीसी का कंपटीटर हमें अभी तक मार्केट में नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, हमें इथीरियम का कंपटीटर मार्केट में आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। पिछले साल ही की मिसाल ले लें, गो के इथीरियम की प्राइस पिछले साल 300 350 गुना उसकी प्राइस में पंप आया, नो डाउट उसमें पंप आया। लेकिन इसके जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने हजार हजार गुना, इवन टेरा लूना का जो टोकन है उसने 1600 गुना उसकी प्राइस में पंप आया। इसी तरह सोलाना की प्राइस में भी 1000 गुना के करीब पंप आया। दीगर जो इसके कंपटीटर्स हैं, तो दूसरे लफ्जों में इथीरियम के कंपटीटर्स की वजह से शायद उसकी बुनियाद पे इन्होंने ये प्रेडिक्शन की है कि इस साल के एंड तक शायद बिटकॉइन की प्राइस जो 7,000 की रेंज में हो। अब इसका यह है एक पहलू। दूसरा पहलू यह है, मेरा मानना यह है कि जब कभी क्रिप्टो मार्केट में नया पैसा आता है, चूंकि वो बीटीसी और इथीरियम में आता है, तो अगर बीटीसी, अभी तो आपको बेरिश इन्वायरमेंट नजर आ रहा है, मार्केट का जो सेंटिमेंट्स हैं वो सारे बेरिश हैं, इन्वेस्टर जो हैं वो पैसा अभी होल्ड करके बैठे हैं। जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि अगर मार्केट में नया पैसा आता है तो बीटीसी की जो इथीरियम की प्राइस है इसको ऊपर जंप करना, मतलब 10,000 डॉलर से ज्यादा पंप करना इतना को मुश्किल नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि एक बार दोबारा इन्वायरमेंट उसी तरह का इन्वेस्टमेंट वाला इन्वायरमेंट बन जाए जो कि 2020 से स्टार्ट हुआ था। अक्टूबर 2020 से क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा आना शुरू हुआ और एकदम तकरीबन 16-18 माह के अंदर अंदर क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस ने कई हजार गुना बेनिफिट दिया, कई मिलियनेयर्स पैदा किए इस साल 2 साल के अरसे के अंदर। तो मेरा मानना यह है कि जब कभी मार्केट दोबारा बुलिश होगी तो इथीरियम की प्राइस को नोबडी कैन स्टॉप टू टच $10,000। $10,000 तो इथीरियम की प्राइस के लिए कोई मसला ही नहीं है। देखिए, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस जो है वो इंक्रीज क्यों होती है, 2-4 रीजन हैं, वो मैं आपको बता देता हूं जो इस वक्त मेरे जहन में है। नंबर 1 तो उसकी सप्लाई, जितनी ज्यादा सप्लाई कम होगी और मार्केट कैप जितना ज्यादा बढ़ेगा उसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी। अगर हम इथीरियम की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि इथीरियम का जो अभी अपग्रेड हुआ था पिछले साल, उसमें इथीरियम की अब बर्निंग का सिस्टम हो गया। गो के इथीरियम की कोई फिक्स्ड टोटल मार्केट कैप नहीं है, जैसे बीटीसी का है। टोटल जो बीटीसी है उसमें 21 मिलियन होना है, इथीरियम की कोई अनलिमिटेड है। लेकिन उन्होंने साथ साथ जो बर्निंग का सिस्टम किया, इसका मतलब यह है कि हर ट्रांजैक्शन पे इथीरियम जो नया मार्केट में आ रहा है, जो नई सप्लाई आ रही है, वो साथ साथ पीछे से बर्न भी हो रहा है। तो ये जो बर्निंग मैकेनिज्म है, इस वजह से मैं बिलीव करता हूं कि इथीरियम की प्राइस जो है 10,000 टच करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा, किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को, खसूसन जो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे इथीरियम है, जैसे सोलाना है, जैसे लूना, इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनकी प्राइसेस को पंप करने के लिए मैटर करता है कि उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर कितने मजीद टोकन्स लॉन्च होते हैं। क्योंकि जो कोई नया टोकन लॉन्च होगा, उसने जब भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है उसके लिए इथीरियम चाहिए होता है। अगर उसने इथीरियम के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं करनी तो एटलीस्ट उसकी जितनी एक्टिविटीज हैं उसकी गैस फीस सारी की सारी उस ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी पे होगी जिसके ऊपर वो लॉन्च हुआ है। तो मेरा मानना तो यह है कि अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इथीरियम इज द मोस्ट पॉपुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर नए नए टोकन्स लॉन्च होंगे। और तीसरी चीज जिसकी वजह से इथीरियम के बारे में शायद ये फाइंडर जो है वो बेरिश है, उसकी वजह यह है कि इसकी जो गैस फीस है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल के एंड तक एटलीस्ट ये ऐसी कोई ना कोई अपग्रेड कर देंगे जिससे इथीरियम की प्राइस जो है वो लाजमी पंप करेगी, और ये जो इनकी गैस फीस है इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। और जैसे ही इथीरियम अपने ये दो सोल्यूशन निकालता है, गैस फीस और बर्निंग मैकेनिज्म को मेंटेन रखता है, और ये जैसे ही ये करेगा तो आप देखिएगा मार्केट के जितने लेयर 1 कंपटीटर हैं इथीरियम की, जिन्होंने इथीरियम की मार्केट को कैप्चर किया, अगर वो टोकन्स ना होते तो सारे का सारा पैसा इथीरियम में आना था, और इथीरियम में आना था और इसकी ट्रैफिक लोड होने की वजह से इसकी फीस जो है वो पंप होनी थी। लेकिन चूंकि और कोई अल्टरनेटिव नहीं होना था तो लोगों ने तो टोकन्स लॉन्च करने थे। अब चूंकि लोगों को, जो डेवलपर्स हैं,
जो जो प्रोजेक्ट ऑनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उन्होंने तो मार्केट में अपना जो थीसिस है, जो अपना विजन है, वो प्रैक्टिकल करना, तो उसके लिए उन्होंने इथेरियम की बजाय दीगर क्रिप्टो करेंसीज जो कि बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, जो बेटर गैस फीस एटलीस्ट पे करती हैं। मैं सिक्योरिटी के बारे में तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको याद है सोलाना भी कई बार मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ, सोलाना का नेटवर्क जो है वो चोक हो गया। फिर लूना के पिछले दिनों जो उनका जो सारा मैकेनिज्म है, लूना का एंकर प्रोटोकॉल का, और साथ जो यूएसटी उनका स्टेबल कॉइन, उसका जो ट्राइका है उसमें भी प्रॉब्लम आई, वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ। तो इथेरियम के बारे में मैं तो बहुत भाई बुलिश हूँ, मालूम नहीं कि जाहिर बात है वो मेरे से ज्यादा समझदार है इस हवाले से। अच्छा चले, एक और गुड न्यूज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये आपको याद होगा कि जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, वो आए दिन जो है किसी ना किसी कंपनी का जो स्पॉट ईटीएफ जिन्होंने अप्लाई किया वो उसको रिजेक्ट करते जा रहे हैं। तो ग्रे स्केल बीटीसी एक ट्रस्ट है जिसके पास तकरीबन 37 से 38 अरब डॉलर का सरमाया है। और ये क्या चीज है? ये एक तरह का बीटीसी स्पॉट ट्रेडिंग सर्विस नहीं है, ये बीटीसी से रेलिवेंट एक और पैज जी बीटीसी के नाम से ये इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट और बीटीसी वो ऑफर करवाते हैं। अभी ये पिछले दिनों मैं देख रहा था, तकरीबन 25% डिस्काउंट, यानी इस वक्त अगर बीटीसी की प्राइस 43,000 डॉलर है ना, तो अगर आप ग्रे स्केल का बीटीसी बाय करेंगे, गो के वो बराह रास्त बीटीसी नहीं है लेकिन बीटीसी पैच्ड आप समझ लें, अगर आप ग्रे स्केल का जी बीटीसी बाय करेंगे तो वो आपको तकरीबन 32-33 हजार डॉलर पर बीटीसी पड़ेगा। तकरीबन 10,000 डॉलर की प्राइस का फर्क है। फर्क सिर्फ यह है कि आप अगर स्पॉट पे बीटीसी बाय करते हैं और इधर से बाय करते हैं, इधर से आपको सस्ता तो मिल जाएगा, लेकिन ये पर एनम प्रीमियम चार्ज करते हैं आपको उसके सर्विस देने का। तो इसका ये मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन सारी इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि अब एसईसी के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि इन्होंने भी स्पॉट ट्रेडिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है कि इनका बीटीसी का जो स्पॉट ईटीएफ है वो अप्रूव कर दें। अगर ऐसा अप्रूव हो जाता है, अगर मैं बार बार इफ एंड बट्स यूज करता हूँ, बार बार जब कभी भी ईटीएफ के हवाले से न्यूज आती है, इफ मैं लाजमी यूज करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर अच्छा खासा सरमाया आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े सरमायादार लोग जिनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ऐसे ही पैसा नहीं डालते जैसे कि आप और मैं, वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स के जरिए और अकाउंटिंग के जरिए वो सारा कुछ करते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं ये ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंड। अच्छा जी, रशिया और सेंट्रल बैंक की आपस में चपकलश अभी भी कंटिन्यू है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने भी कहा कि हमें क्रिप्टो माइनिंग से बेनिफिट उठाना है। अब न्यूज क्या है? द रशियन गवर्नमेंट इज कीन टू इंटीग्रेटिंग क्रिप्टो करेंसीज विद इन देयर फाइनेंशियल सिस्टम विद अ शेड्यूल्ड प्लान। 18 फरवरी तक वो एक ड्राफ्ट बिल पेश कर रहे हैं जिसमें वो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन बैंक ऑफ रशिया, जो सेंट्रल बैंक है रशिया का, वो उसको रेजिस्ट कर रहा है। उसकी क्या कंसर्न है वो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। अच्छा जी, द गवर्नमेंट इज वर्किंग, पहले तो जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी मैं आपको बता दूं, सेड दैट लीगलाइजिंग क्रिप्टो वुड एलिमिनेट ग्रे मार्केट। ये देखें, ये जो रशियन फाइनेंस मिनिस्टर है, यही मैसेज मैं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है या सेंट्रल बैंक है या दीगर ऐसी अथॉरिटीज जो कि क्रिप्टो मार्केट को बैन करना चाहते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देते हैं तो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप सारे जो पाकिस्तानी हैं उनको आप रोक देंगे। इससे क्या होगा कि जो क्रिप्टो मार्केट की ग्रे मार्केट है पाकिस्तान में, उसको मजीद ज्यादा आप फैलाएंगे। तो आप उसकी बजाय अगर आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर रशिया के कि लीगलाइजिंग क्रिप्टो वुड हेल्प एलिमिनेट, यानी जो ग्रे मार्केट है उसको खत्म करेगा रशिया से, एंड गिव द गवर्नमेंट द फ्रीडम ऑफ मॉनिटरी। अगर हम मार्केट को रेगुलेट करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं पाकिस्तानियों को, बनिस्बत इसके कि इसको हम बैन कर दें। द गवर्नमेंट इज दस वर्किंग ऑन एन आउटलाइन ऑफ हाउ टू रेगुलेट द मार्केट एंड परमिट डोमेस्टिक ट्रेडिंग। यानी जिस बंदे ने, जिस क्रिप्टो एक्सचेंज ने पाकिस्तानियों को सर्विस देनी है, उसको वो हुकूमत से परमिट लेके, लाइसेंस लेके तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन सेंट्रल बैंक की जो कंसर्न है वो भी मैं आपको लाजमी बताता चलूं, और ऑलमोस्ट सेम टू सेम उसी तरह ही जैसे पाकिस्तान के हैं और इंडिया के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, उसकी तरफ से भी न्यूज आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कंसर्न सेम है, द यूज ऑफ क्रिप्टो स्टेटिंग दैट इज बेयर्स द हॉलमार्क ऑफ अ पिरामिड स्कीम। इनकी नजर में क्रिप्टो मार्केट जो है एक पिरामिड स्कीम है जिसमें हर नया आने वाला बंदा पिछले जो इन्वेस्टर होता है उसको बेनिफिट देता है। टेक्निकली देखा जाए तो होता बिल्कुल ऐसे ही है। बिटकॉइन अगर मैंने $7,000 पे बाय किया है तो मुझे उस वक्त तक बेनिफिट नहीं होगा जब तक कि $7,000 पे बाय करने वाला कोई नया बिटकॉइन बायर नहीं आएगा।
तो जब तक वो नहीं आएगा उस वक्त तक जो है मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। और अगर कोई मेरे साथ वाला कोई और सेल करना शुरू कर देता है तो जो मैंने 7,000 रुपए पे बाय किया है वो मुझे नुकसान हो सकता है। टेक्निकली देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा ही पिरामिड स्कीम ही लगता है। लेकिन सवाल ये है कि अच्छा, साथ उन्होंने क्या कहा कि अगर हम इसको कंपेयर करें फियाट करेंसी के साथ, फॉर एग्जांपल मेरा पाकिस्तानी रुपया है, उसकी वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड नहीं करती। पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू जो है वो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करता है। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो फिजिकल पॉलिसीज होती हैं, उसका बराह रास्त हमारे पैसे की वैल्यू के साथ ताल्लुक होता है, ना कि डिमांड एंड सप्लाई पे। यहां तक इनकी बात सही है, लेकिन सवाल यह है बड़ा आजिजाना कि गोल्ड है, गोल्ड को एक यूनिवर्सल करेंसी कंसीडर किया जाता है। सारी दुनिया गोल्ड को सेंट्रल रिजर्व में रख के उस उतने ही पैसे छाप के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरे भाइयों, जो गोल्ड एज अ एसेट है उसकी वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है? दुनिया में ऐसा कौन सी सेंट्रल अथॉरिटी है जो गोल्ड की प्राइस डिसाइड करती है? मेरा महदूद नॉलेज यही कहता है कि वो भी डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे ही उसकी प्राइस डिसाइड होती है। तो इसी तरह अगर इस दुनिया में दीगर फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो इसी डिमांड एंड सप्लाई पे सर्वाइव कर सकते हैं और सारी दुनिया को फैसिलिटेट कर सकते हैं फाइनेंशियली, तो व्हाई नॉट क्रिप्टो टेक्नोलॉजी? आप ये चीजें क्यों नहीं समझते? अगर मेरी इस हवाले से मतलब कोई सूझबूझ में कमी है तो मुझे लाजमी आप गाइड कीजिएगा। अच्छा जी, दूसरा कंसर्न क्या है? क्रिप्टो कुड बी अ टूल फॉर इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। देखें, इसका सोल्यूशन भी यही है कि आप मार्केट को अगर आप बैन कर देंगे तो उससे इलीगल एक्टिविटीज तो बढ़ेंगी, क्योंकि ग्रे एरियाज होंगे। लोग जो है वो वीपीएन या दीगर ऐसी सर्विसेज यूज करेंगे जो कि हमारे रडार से, जो गवर्नमेंट का रडार है उसके रडार से बाहर एक्टिविटीज हो रही होंगी। अगर मार्केट से आप इलीगल एक्टिविटीज को रोकना चाहते हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप जितनी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, उन सबको कहें जी कि हमसे लाइसेंस लें और जब कभी हमें ज़रूरत पड़े हमें आपने हमारे किसी भी पाकिस्तानी शहरी का आपने डाटा शेयर करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मार्केट को रेगुलेट करने के साथ साथ होगी। सेम इसी तरह का कंसर्न जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके डिप्टी गवर्नर ने शेयर किया है। वो भी कहते हैं जी, ऑलमोस्ट रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं, जो आपको रशियन सेंट्रल बैंक कहता नजर आ रहा है, जो पाकिस्तानी बैंक कहता नजर आ रहा है, सेम इसी तरह वो कह रहे हैं। गो के इंडियन जो गवर्नमेंट है उनकी साइड से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना चाहते हैं और शायद पाकिस्तानी हुकूमत भी रेगुलेट ही करे।